गुड इवनिंग। खुश रहो, स्वस्थ रहो, सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। हाँ जी। तो कैसा गया पेपर संडे का? हाँ, मेरे पीछे भी कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको। बताओ बताओ। क्या हुई? मार्क्स? मतलब क्या? नंबर्स की बारिश हुई या सूखा पड़ गया? मत पूछो बस सर, मत पूछो। अरे राजस्थान में तो बहुत बारिश हो रही भाई। साकेत इज सेइंग 12th रैंक आई, पर मार्क्स लिखो, मार्क्स लिखो। मार्क्स लिखिए। 9984। मार्क्स बताओ। रक्षित 145। आर्यन 126। कृष्णा 110। अक्षत 74। रजत 119। पुनीत 193। साकेत 215। साकेत के 215 है, उससे ज्यादा और किसी के है क्या? 215 से ज्यादा? विनायक नहीं। कौन कौन? आयुष 170। अमित 120। साकेत बार बार मत लिखो बस। हर्षित 154। अनुराग 174। वैभव वन सॉरी वैभव 220। 239 किसके हैं भाई? 239 भी कोई था। 131। प्रियम। ओके प्रियम। और भी है, 233 भी है। आदित्य 231। पूजन 233। कार्तिकेय 212। हेलो इज सेइंग सर ओनली 29 फ्रॉम 360। प्रियम 239। आदित्य 231। चलो जी चलो। हाँ अच्छा, 252 भी किसी के हैं? सही सही बता रहे हो ना? हाँ। वंश 252। वंश तुम्हारे 252 है। समर्थ 194। अच्छा, सबके कमेंट्स विजिबल है बेटा। रमन 141। शिव। ओजस्वी नंबर नहीं देख पाया। मुझे नहीं पता अभी कितने स्टूडेंट्स ने दिया है। अच्छा, पूजन के 233 नहीं आया ऐसा? चलो कोई नहीं। ओके, तो चलो पेपर देख लेते हैं। देखो, जिनके कम आए हैं, जिनसे जो अपनी एक्सपेक्टेशन से जिनको लग रहा है कम आए हैं, कैसे इम्प्रूव करें। तो कुछ भी नया नहीं है। देखो बेटा, इम्प्रूव कैसे करना है, कैसे मार्क्स आएंगे, उन सब का एक ही तरीका होता है।
उन सब का एक ही तरीका होता है। अगर आपके मार्क्स 50% से कम आ रहे हैं, 50% से कम आ रहे हैं, इसका मतलब अभी भी हमारा होमवर्क प्रॉपर नहीं है, रिवीजन प्रॉपर नहीं है। 50% से कम मार्क्स जिनके भी आ रहे हैं उन सब का एक ही आंसर है, और वापस से उन्हीं क्वेश्चंस को फिर से करो, शीट को फिर से करो, उसका होमवर्क फिर से करो, उसको रिवाइज फिर से करो, बार बार करते रहो, अपने आप बढ़ जाएंगे, अपने आप मार्क्स बढ़ जाएंगे। मार्क्स कितने अच्छे हैं देखो, उसका सिंपल सा मैंने पहले भी बोला था, अच्छे मार्क्स किसे कहते हो भाई? क्या पता कोई यहां पर किसी को अंडर 100 रैंक लानी है, तो मैं कैसे बताऊं? अंडर 100 जिसको रैंक लानी है उसके लिए अच्छे मार्क्स कुछ और है, जिसको अंडर 1000 रैंक लानी है उसके लिए कुछ और है, किसको ऐसा लगता है सर मेरा तो बस आईआईटी में हो जाए वही बढ़िया है, तो उसके लिए अच्छे मार्क्स कुछ और है। एंड फॉर जनरल इंफॉर्मेशन मैं बता दूं कि जिसके 1000 मार्क्स, सॉरी, जिसको अगर 30%, 33% से ज्यादा, 30% मान लो, 32% से ज्यादा लेके आ जाओ, आपकी 10,000 11,000 के आसपास रैंक आ जाएगी। अक्षत इज सेइंग सर मैं 10th में हमेशा टॉप करता था लेकिन अब 60% भी नहीं आ पा रहे। बेटा वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, उसको रिलेट ही मत करो। 10th तक परसेंटेज और 11 12 उससे कुछ रिलेशन नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं कि आपके 10th में परसेंटेज है जो आपकी सिंसियरिटी को शो करते हैं, बट वहां 90 95% यहाँ तो टॉपर के भी नहीं आते हैं। चलो अब एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, बट मैं फिर से ही कहूंगा जिनको लग रहा है मेरे मार्क्स कम आए वो खुद सोचे थोड़ा सा, वो एक बार सोचे कि क्यों कम आए हैं, चेकलिस्ट क्या है। सबसे पहले क्या आपने सारे लेक्चर्स ढंग से सुने, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, क्या आपने रेगुलरली जो होमवर्क दिया जा रहा था वो किया? चलो 100% नहीं, 80% 75% तक आपको जो भी होमवर्क दिया जा रहा था आपने किया या नहीं किया? फिर जो क्वेश्चंस आपने होमवर्क में किए हैं उसमें से कुछ हुए होंगे, कुछ नहीं हुए होंगे, जो नहीं हुए हैं वो क्लास में डिस्कस हुए, तो क्लास में डिस्कस होने के बाद क्या उसी दिन वापस घर पर किए या नहीं किए? और उनको वापस 10 15 दिन में फिर से रिवाइज किया या नहीं किया? जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं उनको कम से कम 3 3 बार 4 4 बार आपको करने होंगे, तब जाके तो आप एक्सपेक्ट करो कि आपके जेई में एग्जाम में ये टेस्ट में मार्क्स आएंगे। और अगर आप ये सोच के बैठे हो कि शीट आधी अधूरी की है, हाँ सर थोड़ी बहुत हमने कर ली, कुछ हुए कुछ नहीं हुए, उसको हमने एक बार भी रिवाइज नहीं किया, और अब भी हम ये सोच के आते हैं कि हमारे जेई एडवांस के पेपर में मार्क्स आएंगे, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो बेटा, कोई चांस ही नहीं, कोई चांस नहीं। रक्षित अंडर 1000 रैंक के लिए इस बार आपको 60% मार्क्स चाहिए। इस बार नेगेटिव मार्क की कम थी तो इसीलिए कट ऑफ ऊपर गई है। तो इसलिए यहां पर अगर आपने शीट्स को, खासकर देखो जेई एडवांस के पेपर की बात कर रहा हूं, जेई एडवांस के पेपर में अगर आपने S2 O2 जेई एडवांस के क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो जेई एडवांस पेपर के भी बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं होने वाले क्योंकि उनका लेवल ज्यादा है। S1 O1 जेई मेंस करके आप जेई मेंस के क्वेश्चन कर सकते हो, और कुछ जेई एडवांस के भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। जेई एडवांस के भी 20 25 30% क्वेश्चन आप कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। यानी जो S1 O1 जेई मेंस को ढंग से कर ले, उसको ढंग से रिवाइज कर ले, उसके भी मैं आपको तो जेई एडवांस में 30 35% मार्क्स तो उनके भी आ जाएंगे। लेकिन तो उसको कंफर्म करने के लिए जेई एडवांस के क्वेश्चंस करें, S2 O2 इनके क्वेश्चंस जितनी बार करोगे, रिवाइज करोगे, तब जाके कहीं आप जेई एडवांस पेपर के क्वेश्चन कर पाओ। तो बाकी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है कि सर मेरे मार्क्स कम आए। अरे भाई क्या सोच के यार बैठे थे एग्जाम देने कि मैं पढ़ूंगा नहीं और मेरे मार्क्स कम आ जाएंगे? तो क्यों टेंशन लेनी? हाँ, टेंशन तब लो कि सर बहुत मेहनत की, बहुत सारा होमवर्क किया, बहुत बार रिवाइज किया, सर फिर भी मार्क्स नहीं आए, तब जरूर टेंशन वाली बात है। तब जरूर हम डिस्कस करेंगे कि क्या भाई क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों मार्क्स नहीं आ रहे हैं, सारा होमवर्क भी कर रहे हो, रिवाइज भी कर रहे हो, फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे, तो क्या हो गया?
लेकिन होमवर्क नहीं कर रहे हो, रिवाइज नहीं कर रहे हो, और फिर भी ये सोच रहे हो कि नहीं सर मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो अरे भाई क्यों आएंगे? राइट? तो अब चेक करना आप कि कितना होमवर्क हुआ है, कितनी बार रिवाइज हुआ है, और फिर आराम से तसल्ली से सोचना कि मार्क्स आने चाहिए या नहीं आने चाहिए। खुद पे खुद बोल दोगे, खुद पे खुद बोल दोगे आप। और ये आई एम 100% श्योर, जो होमवर्क कर रहा है, जो अच्छी तरह से रिवाइज कर रहा है, उसके मार्क्स कम नहीं आते हैं, उसके मार्क्स आते हैं। हाँ ठीक है, अब उसकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आएंगे। मान लो 60% सोचा था 50 आ गए, 50 सोचा 40 आ गए, बट अगर ढंग से होमवर्क कर रहे हो तो 40%, 45% मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, ये मैं कह सकता हूं। चलिए पेपर पर आते हैं, पेपर के क्वेश्चंस पर आते हैं। राइट? ये मोर देन वन का रियल गेस का क्वेश्चन था। हुआ या नहीं हुआ ये वाला क्वेश्चन, बताओ। इसका क्या आंसर है? जो पेपर इक्वेशन सामने दिख रहा है आपको। बताइए इसका आंसर क्या आया? बिल्कुल सही, ए बी सी। आगरा, बॉम्बे, कलकत्ता। जेड अगर वन से कम है तो अट्रैक्शन डोमिनेट करेंगे, अट्रैक्शन डोमिनेट करेंगे तो उसे कंप्रेस करना आसान होगा, यानी लेस कंप्रेसिबल नहीं, मोर कंप्रेसिबल। पीटी कर्व किसको शो कर रहा है? आइडियल गैस को। पीटी कर्व आइडियल गैस को। पी क्यू, नीचे जा रही इक्वेशन, बिल्कुल सही, स्ट्रेट फॉरवर्ड सही होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ क्लास में डिस्कस किया हुआ है। ये तो होना ही चाहिए साहब, ये तो होना ही चाहिए। यहां ये नहीं पूछा कि कौन कौन से एक्सप्रेशन सही है, ये गड़बड़ हो जाती है। वॉन्डरवॉल केसेस, वॉन्डरवॉल की बात हो रही है, ये सही है, लेकिन वॉन्डरवॉल के लिए नहीं है, ये वॉन्डरवॉल के लिए नहीं, ये वॉन्डरवॉल के लिए, ये गलत, ये गलत, ये सही। बॉयल्स टेम्परेचर ये सही। बॉम्बे। इसमें गड़बड़ हो जाती है, अरे ये भी तो सही है, अरे भाई ये सही है, आइडियल के लिए सही है ना? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये बड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है। ये पता है क्वेश्चन उनके लिए है जो क्वेश्चन की साइज देख के डिसाइड करते हैं कि यार ये करे ना करें। साइज देख के डिसाइड, अरे यार इतना बड़ा क्वेश्चन है, क्या करेंगे, छोड़ दो। पता कुछ करना ही नहीं इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि थ्री क्लोज्ड वेसल ए बी सी आर एट द सेम टेम्परेचर एंड कंटेन गैसेस विच ओबे द मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज। वेसल ए कंटेन्स ओनली O2। और क्या हो रहा है? एवरेज स्पीड V1, इसकी V2, द एवरेज स्पीड ऑफ टू मॉलिक्यूल वेसल सी। सी में दोनों ही है, जबकि टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर सेम है तो ए की एवरेज स्पीड तो वही रहेगी। ए में केवल O2 है, बी में N2 है, और सी में दोनों ही है, लेकिन टेम्परेचर वही है तो स्पीड भी वही रहेगी, स्पीड भी वही रहेगी। चेंज ही नहीं होगी, क्योंकि स्पीड, एवरेज स्पीड फॉर्मूला √8RT/πm। टेम्परेचर वही तो ऑक्सीजन की स्पीड वही रहेगी। ओके। हाँ हाँ हाँ, ये आसान क्वेश्चन है भाई। बॉयल्स टेम्परेचर ऑफ दिस गैस, सिंपल सा डेटा दे रखा है, बहुत आसान क्वेश्चन है।
ये तो जेई मेंस में भी पूछेगा तो ऐसा लगेगा सर आसान है। तो इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता, ध्यान रखना। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो आसान है ही है। और ये भी कोई मुश्किल नहीं है, जितना मैंने पढ़ाया है ढंग से करोगे ये भी कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि हर एक चीज क्लास में बता चुका हूं, हर एक चीज क्लास में बता चुका हूं। ये और ये भी आसान है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बी दे रखा है, आर की वैल्यू दे रखी है, प्रेशर दे रखा है, टेम्परेचर, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। जेड इक्वल्स टू 1 प्लस पीबी अपॉन आर टी। हीलियम के लिए, हीलियम के लिए ए को नेग्लेक्ट कर देते हैं हम हमेशा, वैल्यूज पुट कर दो आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूले बेटा, और क्या होगा, और क्या होगा। और आपको पता है ये वाला क्वेश्चन तो स्थिर ऑलमोस्ट, वैसे ऐसा नहीं था, लेकिन इस साल का जेई एडवांस का क्वेश्चन भी लगभग ऐसा ही है, लगभग ऐसा ही क्वेश्चन है। ये भी आसान है। 10 लीटर अमाउंट ऑफ हीलियम प्रेजेंट 10 लीटर 228 गिवन वैल्यू ऑफ बी, फिर से वही हीलियम का क्वेश्चन है, फिर से वही आसान क्वेश्चन। जेड इक्वल्स टू, ग्राफ वाला कौन सा, अभी सब सही है बेटा। क्यों कार्तिकेय, क्यों गड़बड़ है ग्राफ वाला। क्वेश्चन नंबर लिखो बेटा, ये ग्राफ वाले बहुत सारे हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो यहां आ रहे हैं उसकी बात करो, कौन सा गलत है। 36 गलत है, वाई नॉट सी, समझा दिया मैंने। मोर कंप्रेसिबल है, पी क्यू, जेड की वैल्यू कम, अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहे हैं, अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहे हैं तो मोर कंप्रेसिबल, यहां लिखा हुआ लेस कंप्रेसिबल। ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा डाउट आ रहा है इसमें। 10 लीटर कंटेनर एट 222, जेड इक्वल्स टू 1 प्लस पी बी बाय आर टी। अच्छा, वॉल्यूम भी दे रखा है, और इसको पी वी अपॉन एन आर टी ऐसे करना पड़ेगा, एन की वैल्यू निकालनी है। प्रेशर दे रखा है, वॉल्यूम भी दे रखा है, टेम्परेचर भी दे रखा है, आर की वैल्यू भी दे रखी है, बी की वैल्यू भी दे रखी है, ठीक है। हाँ, एनआरटी से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, बिल्कुल सही। एनआरटी से मल्टीप्लाई कर दो, या ऐसे भी लिख दो पीवीएम इक्वल्स टू आर टी प्लस पीबी, इससे भी हो जाएगा। और बताइए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, यहां पर डायग्राम हो सकता है प्रॉपरली ना दिख रहा हो, ये भरा हुआ है पूरा। ये सिचुएशन थी। आंसर एग्जैक्टली नहीं आ रहा क्या ऐसा। एक सेकंड।
तो आर टी की वैल्यू 0.08 इंटू 300 प्लस प्रेशर 222, बी की वैल्यू इससे क्या आ रहा है एग्जैक्ट आंसर? डिवाइडेड बाय 0.08 डिवाइडेड बाय 522 इंटू 212.64, 212.64। ओके, तो इसका आंसर थोड़ी रेंज में आना चाहिए। देखा जाए तो 213 ज्यादा अप्रोप्रिएट है। हाँ, बट इस रेंज में सारे ही सही मान सकते हो, बट मोर अप्रोप्रिएट इज 213। चेंज करवा दूंगा मैं। थोड़ा बहुत रेंज होती जेई में उस हिसाब से, थोड़ी बहुत रेंज, बट हम कर सकते हैं ये कैलकुलेशन तो कर सकते हैं। बट जेई में फिर भी इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ी रेंज होती है, बट हम एग्जैक्टली कैलकुलेट करने की कोशिश करें। यानी अगर पूछा जाए तो आंसर 212.6 तो आना चाहिए, 212.6। ठीक है, 212 भी सही है, 213 भी सही है, और 212.6 भी इस रेंज में सारे ही सही है। 212 से लेके 213 इस रेंज में सारे ही सही है। क्वेश्चन नंबर दिस वन, यहां पर अगर देखा जाए तो राइट नाउ इस गैस का प्रेशर कितना होगा? इस गैस का प्रेशर कितना होगा यहां से इस लेवल पर प्रेशर एटमॉस्फेयर के कारण, इसके कारण, यानी इस गैस का प्रेशर कितना होगा? 15 सेंटीमीटर। प्रेशर ऑफ गैस इज 15 सेंटीमीटर। और अब हम चाह रहे हैं कि अपर एंड, to what height must the upper end be raised above the level of Hg so that the level of Hg inside बराबर हो जाए। यानी ये सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाए, ऐसी सिचुएशन आ जाए, अंदर और बाहर का ऐसी सिचुएशन आ जाए, मतलब यहां गैस का प्रेशर और यहां गैस का प्रेशर, सॉरी अभी से गलत लिखा मैंने, ये 15 नहीं है, 15 और इधर ये 90 है, सॉरी। राइट नाउ इस गैस का प्रेशर 90, कैसे? इधर से 75 और 15 टोटल हो गया 90, तो इस गैस का प्रेशर भी 90, और अब हम चाहते हैं कि गैस का प्रेशर 75 हो जाए, राइट? 75 हो जाए। तो 90 था तब लेंथ कितनी थी? 15। 75 है तब लेंथ कितनी हो जाएगी? 5 यानी 18। राइट, नेक्स्ट। एक का टेम्परेचर 27, दूसरे का टेम्परेचर 127। नोट्स को देखो, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, राइट। ये जनरल क्वेश्चन है, रिलेट करना है। अट्रैक्टिव टेंडेंसी डोमिनेट्स, मतलब Z इज लेस देन 1 at boils temperature, at the boils temperature in the high pressure region, हाई प्रेशर पर बॉइल्स टेम्परेचर पर Z इज ग्रेटर देन 1 फॉर ए गैस एट वेरी वेरी लो प्रेशर एंड वेरी वेरी हाई टेम्परेचर Z इक्वल्स टू 1। रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव करेगी, और क्रिटिकल पर Z की वैल्यू कितनी होती? 3/8। अब ऑप्शंस देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। log V वर्सेस log T, log V इक्वल्स टू log NR by P प्लस log T।
अब इंटरसेप्ट जीरो होगा नहीं होगा ये इस पर डिपेंड करेगा। लॉग एन की वैल्यू क्या है टी की, तो लॉग ऑफ एन, एन की वैल्यू 10 मोल्स 0.0821 डिवाइडेड बाय 0.821, देखा जाए तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1, तो इंटरसेप्ट जीरो हो जाएगा। और 45 डिग्री आंसर आगरा आगरा। बॉयल्स टेम्परेचर निकालो यहां पर ए और बी से। बॉयल्स टेम्परेचर की वैल्यू निकालो, समझ में आ जाएगा कि कर्व नीचे जाएगा या नहीं जाएगा। देखो ये वाला कर्व तो होगा ही नहीं। अब आपको बाकियों के लिए चेक करना है। ए और डी इसका आंसर। ए एंड डी सेम कैसे भाई? अच्छा ये वाला, ओके। सेम ही है, दोनों ही आंसर सही हो जाएंगे। दोनों ही सही, ये भी सही है वो भी सही है। कॉलिजन डायमीटर के फॉर्मूले लगाओ। कंसंट्रेशन टर्म, ये भी कंसंट्रेशन टर्म, मोल कॉन्सेप्ट, पैराग्राफ। बेटा कर्व तो फिर भी सही है ना यार। ठीक है, हम नॉर्मली वाई एक्सिस पर प्लॉट करते हैं, बट इसको इधर रखो इसको इधर रखो, वो कर्व तो वही आएगा। नॉर्मली जो पहले लिखा होता है हम वाई एक्सिस पर लेते हैं, बट ये एज सच कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। तो कर्व तो ये भी वही है, कर्व ये भी वही है। हर्ष बेटा एटॉमिक मासेस थोड़े बहुत सिंपल से याद रख सकते हो, बाकी दिया जाएगा। ये नहीं कोबाल्ट का एटॉमिक मास तुम्हें याद रखना है या प्लेटिनम का याद रखना है। हाँ लेकिन ऑक्सीजन का, सल्फर का, कार्बन का, इनका तो याद होना चाहिए। नक्षत्रा बिल्कुल करवा दूंगा। तो मुझे एक तो इसमें चेंज करवाना है और एक 213 उसमें चेंज करवाना है। ठीक है, बाकी ये सारे हो गए। अनुष्का धाकड़ नेगेटिव हो जाएगा एक के हिसाब से, कोई नेगेटिव नहीं होगा। y इक्वस टू एक्स का कर्व कैसे भी प्लॉट करो x सेम रहेगा। डन। चलिए, तो मेरे हिसाब से देखो पेपर में क्वेश्चन होने चाहिए, अगर आप सीरियसली अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हो, जो मैं कह रहा हूं वो कर रहे हो। भाई 212.4 मैंने क्या बोला उस क्वेश्चन में, 212 से लेके सब सही है, इस रेंज के बीच में सारे सही बोल दिया मैंने। तो जो भी अगर बहुत ढंग से फॉलो कर रहा है, जो शीट्स में दे रहा हूं उनको ढंग से कर रहा है, होमवर्क रेगुलरली कर रहा है, तो ये क्वेश्चन भी होंगे। और आगे के लिए भी
आगे के लिए भी यही चीजें करनी है, कुछ नया नहीं करना। अब भी आपके मार्क्स आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, आगे और अच्छे मार्क्स चाहते हो आप, तो यही चीज कंटिन्यू करनी पड़ेगी। रेगुलर क्लासेस, रेगुलर होमवर्क, रेगुलर रिवीजन, सीधी सी बात। करते रहो, सब अच्छा हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डन। तो अब होमवर्क क्या दिया था बताओ। संजना, क्वेश्चन नंबर 40 कौन सा भाई? बॉयल्स टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड आउट करो। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू ए अपॉन आर बी 0.02 इंटू 0.08, 100, 100, ये हो गया 2, 4, तो ये कितना हो गया 2500। यानी बॉयल्स टेम्परेचर की वैल्यू 2500 है। तो बॉयल्स टेम्परेचर पर कर्व लो प्रेशर रीजन में फॉलो कर रहा है आइडियल को, लो प्रेशर रीजन में, तो ये सही हो गया। उससे कम टेम्परेचर है, नीचे जाएगा। उससे ज्यादा टेम्परेचर पर कर्व ऐसा होना चाहिए था, इसीलिए ये गलत हो गया। खत्म। क्या डाउट है इसमें? क्यों पूछ रहे हो? एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना। जस्ट अ मिनट। होमवर्क बहुत हार्ड था? होमवर्क हार्ड नहीं हो सकता कैलकुलेशन के कारण लग रहा हो। बोलिए, डाउट्स बोलिए। ओवन में क्या दिया था मैंने लास्ट क्लास में? होमवर्क क्या दिया था? 5 से 11 और 9 से 16। 5 से 11 में कोई डाउट? 7th और 8th में डाउट है? रेडियस, दोनों की रेडियस का जो डिफरेंस है, 24 टाइम्स दी फर्स्ट बोहर रेडियस। फर्स्ट बोहर रेडियस पता है किसको बोलते हैं? हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस को हम बोलते हैं फर्स्ट बोहर रेडियस। तो यहां पर जो रेडियस का एक्सप्रेशन है, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस कितनी हो जाएगी? n² बाई जेड। एन की वैल्यू भी 1, जेड 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसका 24 टाइम्स निकाल लो। किसमें ऐसा हो रहा है वो आप फाइंड आउट कर लो, कहां प्रॉब्लम है। डिफरेंस आना चाहिए, सोच लो। हाइड्रोजन की बात ही हो रही है, तो Z की वैल्यू तो 1 हो गई, ये तो 1 हो गई, यानी डिफरेंस इसका 24 टाइम्स आना चाहिए। क्या पूछ रहे हो यार, बेसिक से क्वेश्चन है, नहीं बता रहा।
थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा, सब हो जाएंगे। फॉर्मूले ही पूछे जा रहे हैं यहां, ऐसे नहीं कि मैं बता दूंगा, खुद का दिमाग तो साइड में रख रहे हो, उससे कोई फायदा नहीं। सेवंथ में भी डाउट है, एट्थ में भी डाउट है। हाइड्रोजन के लिए एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या लिखोगे? -13.6 Z² अपॉन n²। तो हाइड्रोजन के लिए ये वैल्यू क्या होगी? -13.6 अपॉन n²। ये हाइड्रोजन के लिए वैल्यू हो गई। तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, यानी किसी और के लिए जब आप एक्सप्रेशन लिख रहे हो तो n² -13.6 अपॉन n², ये किसकी वैल्यू हो गई? हाइड्रोजन इंटू Z²। दिमाग चलाओगे तो होगा ना। और बोलिए आगे। 5 से लेके 11 तक। फॉर्मूले लगाओ यार। हाँ, नाइन्थ भी पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 9 में पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है -3.02 पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? -1.51। ये क्या आ गई? टोटल एनर्जी। हाइड्रोजन, एक सेकेंड, फॉलोइंग। यहां एक छोटा सा पॉइंट है, ये थर्ड लेवल की एनर्जी है। थर्ड लेवल की एनर्जी -13.6 -3.4 -1.1। लेकिन यहां एक गड़बड़ हो सकती है, ये फर्स्ट लेवल, ये सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, लेकिन एक्साइटेड लेवल जब बोला जाएगा तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n=2, सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n=3। तो यहां पर एनर्जी इतनी है, मतलब n की वैल्यू 3, बट एक्साइटेड लेवल कौन सा है? 2। एक्साइटेड लेवल इज 2, इसीलिए इसका इसका जो आंसर है वो बॉम्बे है। नेक्स्ट चलो, S1 पर आ जाइए। 9 से लेके 16 तक में कोई डाउट? 9 से लेके 16 तक में कोई डाउट? S1 में S1 डिस्कस कर रहा हूं मैं। नाइन्थ में ही डाउट है? नहीं, नाइन्थ नहीं बता रहा, आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10th। मान लेते कोई डाइज, जो कलरफुल जो सब्सटेंस होते हैं डाइज,
वो जो लाइट एब्जॉर्ब कर रही है उसकी वेवलेंथ कितनी है 4530, यानी एक फोटोन की एनर्जी कितनी हो गई Hc/4530। ये ध्यान रखना, एंगस्ट्रॉम में पुट किया है। ये एक फोटोन की एनर्जी, मान लो ऐसा वो n1 फोटोन एब्जॉर्ब कर रही है, ऐसे वो n1 फोटोन एब्जॉर्ब कर रही है, यानी इतनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रही है। बट वापस एमिट जो कर रही है वो इसका 47%, मतलब 47/100। और जो एमिशन हो रहा है उस फोटोन की वेवलेंथ क्या है, उस फोटोन की वेवलेंथ है 5080। ये एक फोटोन की एनर्जी हो गई। मान लो ऐसे कितने फोटोन्स एमिट कर रही है n2, तो n2 फोटोन्स एमिट अगर हो रहे हैं तो इतनी एनर्जी एमिट हो रही है, इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। और क्वेश्चन में कहा गया है कि जो एब्जॉर्ब हो रही है उसका केवल 47% ही एमिट हो रहा है, तो जो एब्जॉर्ब हो रही है उसको 47% से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया। नेक्स्ट, चलिए, चलो अभी डिस्कशन बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बहुत आसान है वैसे तो। कल मेरे सपने में आप आए थे प्रणव, और फिर क्या हुआ बेटा, आगे भी बता दो। हैं? हाँ प्रणव, फिर क्या हुआ? क्या केमिस्ट्री पढ़ा रहा था मैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था, क्या हुआ? रेडियंट एनर्जी मतलब रेडिएशन की एनर्जी, रेडियंट एनर्जी मतलब रेडिएशन की एनर्जी जो कि काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 12 में जो एनर्जी फोटोन की हम दे रहे हैं उसमें से कुछ एनर्जी तो बॉन्ड को तोड़ने में जा रही है, कुछ एनर्जी बॉन्ड को तोड़ने में जा रही है, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। तो इस एच एच बॉन्ड को तोड़ रही है और बाकी की एनर्जी जो एक्स्ट्रा है वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको Hc/λ, ये एक फोटोन की एनर्जी हो गई। एक बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी चाहिए, 430.53 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय Na। इतनी एनर्जी एक बॉन्ड को तोड़ने में चाहिए, ये एक फोटोन की एनर्जी है, तो दोनों का क्या ले लो, डिफरेंस। इतनी एनर्जी किस में जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन उसका परसेंटेज निकालना है, उसका आपको परसेंटेज निकालना है, राइट? प्रियांश रहने दो, मत करो कमेंट ज्यादा, इधर उधर के कमेंट मत करो बेटा, नहीं तो वो क्या डिस्कशन वैसे ही हैंग हो जाता है। काम के कमेंट करो। क्वांटम यील्ड क्या है वो बता देता हूं। क्वांटम यील्ड का मतलब यह है कि
जितने फोटॉन्स हम यूज कर रहे हैं उसमें से इफेक्टिव कितने हैं। अगर क्वांटम यील्ड 0.2 है तो 20% ही इफेक्टिव है, बाकी फालतू है। एफिशिएंसी जिसे कह सकते हो, क्वांटम यील्ड इज बेसिकली एफिशिएंसी। 0.2 मतलब 20% एफिशिएंसी, 0.3 30%, 0.4 40%। यानी 5 फोटोन स्ट्राइक, अगर एफिशिएंसी 0.2 है तो 5 फोटोन स्ट्राइक करेंगे तो काम एक ही करेगा, दैट इज क्वांटम यील्ड। 5 में से एक काम आएगा, बाकी के 4 का कोई काम नहीं है। तो यहां पर अगर आपको 0.01 मोल बॉन्ड को तोड़ना है, इतने मोल बॉन्ड को तोड़ना है, अगर क्वांटम यील्ड 100% हो तो इतने ही फोटोन चाहिए, इतने ही चाहिए। बट अगर क्वांटम यील्ड कम है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा चाहिए। तो अगर क्वांटम यील्ड 0.2 है यानी 20%, तो जो फोटोन चाहिए वो कितने हो जाएंगे, 100/20, 5 टाइम्स। चलिए सर, मैं भी कल सपने में देखा था कि मैं टॉप कर गया और कोटा में सारे सर ने मिल। अब आ रही बेटा, कोई नहीं। चलिए, तो लास्ट क्लास में कहां तक कर लिया था हमने, एक बार दिखाना लास्ट। और क्या था, और कोई डाउट है क्या? हो जाएंगे। ये इसका नहीं है, गलत। ओके, ये हाइड्रोजन, एक लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था, एनर्जी बतानी थी, ये तो हाइड्रोजन के लिए था और ये हीलियम प्लस के लिए है। आवाज आ रही है, अब कोई बात नहीं है ना? जल्दी से इसका आंसर बता दो। वैसे ये सारे डेटा हम निकाल चुके हैं, सारे डेटा हम निकाल चुके हैं, आपको कुछ नहीं उनको यूज करना है। 2 से 1 एनर्जी का डिफरेंस फटाफट लिखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बता दो सबके आंसर जल्दी से। सर मेरे नंबर तो अभी कम है, पर मुझे अंदर से फीलिंग आती है कि मेहनत कर तो सब हो जाएगा। बेटा बहुत बढ़िया फीलिंग है आपकी, बहुत बढ़िया, सही थॉट है, करो हो जाएगा। ओके, 10.2, 1, 2 से 1, 10.2, 3 से 2, 1.89, आई थिंक 12.09, 13.6 माइनस 1.51, 2 से 1। अब इसका आंसर बताओ। 40.8, हाँ या ना? 3 से 1 गया।
अरे यार, तो वापस कर दिया मैंने बात। हाँ वापस बोल। यहां से हम क्या देख रहे हैं, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन 2 से 1 जंप कर रहा है तो इतनी एनर्जी का फोटोन एमिट करेगा, 3 से 2 जंप कर रहा है तो इतनी एनर्जी का फोटोन, 3 से 1 कर रहा है तो इतनी एनर्जी का फोटोन। यानी ये किसकी एनर्जी आ गई, फोटोन की एनर्जी। और हमें पता है एक जंप यानी एक फोटोन, तो ये फोटोन की एनर्जी यहां पर पता चल गई। और अब अगर हमें फोटोन की फ्रीक्वेंसी या फोटोन की वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है तो इस एनर्जी को एच न्यू या एच सी बाय लेमडा के बराबर कर दो, आपको फोटोन की फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी या फोटोन की वेवलेंथ पता चल जाएगी। राइट, ठीक है। नाउ अब यहां पर वेवलेंथ वैसे तो हम निकाल सकते हैं, यानी जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में आएगा तो एक फोटोन वो एमिट करेगा, और लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा। लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा, यानी फोटोन की एनर्जी क्या होगी वो हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां से आप ऐसे लिख सकते हो, एनर्जी ऑफ हायर लेवल माइनस एनर्जी ऑफ लोअर लेवल। कोई भी इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में जा रहा है तो इतनी एनर्जी का फोटोन वो या तो एमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, यानी एच न्यू इक्वल्स टू एच सी बाय लेमडा। किसी हायर लेवल की एनर्जी -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन, हायर लेवल को मैं N2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और लोअर लेवल को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं N1 से। तो ये लोअर लेवल N1, हायर लेवल N2। अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए 13.6 जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। हाँ, ये एनर्जी किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो वो आपको अब देखना होगा कि इधर भी डेटा या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो या फिर उस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जूल में। तो यहां से आप डायरेक्टली यानी वैल्यूज पुट करके फोटोन की वेवलेंथ या फोटोन की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हो। राइट, यहां से हम वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते कि फोटोन जो भी एमिट होगा या एब्जॉर्ब होगा वो यहां से फाइंड आउट किया जा सकता है। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये बोहर मॉडल से हमने एक फोटोन की वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं जो फोटोन या जो एक इलेक्ट्रॉन एमिट या एब्जॉर्ब करेगा, जो एक इलेक्ट्रॉन एमिट या एब्जॉर्ब करेगा। राइट, बट साइमल्टेनियसली उसी टाइम के आसपास, बोहर ने तो ये सारे रिजल्ट्स अपनी थ्योरी से निकाले, बट एक और स्टूडेंट था रिडबर्ग। रिडबर्ग भी पीएचडी कर रहा था और रिडबर्ग के लिए कहा जाता है कि उसकी जो मैथमेटिकल स्किल्स थी ना वो जबरदस्त थी, कैलकुलेशन वाली। तो तब तक हमारे पास स्पेक्ट्रम के डेटा थे कि यार हाइड्रोजन का जब स्पेक्ट्रम लिया जाता है, एमिशन स्पेक्ट्रम, उसमें इस वेवलेंथ वाले रेडिएशंस निकलते हैं। हीलियम प्लस में इन वेवलेंथ वाले रेडिएशंस निकलते हैं। इस तरह से हर एक एलिमेंट के स्पेक्ट्रम के डेटा थे। तो रिडबर्ग को यह कहा गया कि यार एक काम करो, तुम ऐसा कोई फॉर्मूला सोचो जो इन डेटा को सेटिस्फाई कर दे, जो इस डेटा को सेटिस्फाई कर दे। यानी रिडबर्ग के पास ऐसा कोई थॉट नहीं था कि इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जंप करेंगे तो फोटोन एमिट होगा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो एब्जॉर्ब होगा। ऐसा कोई थॉट नहीं था, एनर्जी लेवल्स होते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। बस उसे तो एक फॉर्मूला डिराइव करना था जिसमें कुछ वैल्यूज पुट करें और उससे वो सारे डेटा सेटिस्फाई हो जाएं। रिडबर्ग ने हिट एंड ट्रायल करके एक फॉर्मूला फाइंड आउट कर दिया सब, और दैट इक्वेशन इज नोन एज रिडबर्ग इक्वेशन। क्या है वो, तो 1 अपॉन लेमडा इक्वल्स टू आर एच जी स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। देखा जाए तो ये फॉर्मूला लगभग बोहर मॉडल की जैसे ही है। बोहर मॉडल की जैसे ही कंपेयर करो तो एच को इधर लेके आ जाओ, 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय लेमडा, लगभग वैसे ही है। लेकिन रिडबर्ग ने ये किसी थ्योरी से डिराइव नहीं किया है, ऐसे ही। और यहां पर एक कांस्टेंट भी है आर एच।
और जिसकी वैल्यू जो है 109700 आई थिंक सेंटीमीटर इनवर्स में। वैसे ज्यादा अच्छा है कि हम आर एच के बजाय किसकी वैल्यू याद रखें, 1/RH, बिकॉज 1/RH इज 912 एंगस्ट्रोम। 912 एंगस्ट्रोम। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, मैंने जो वैल्यू लिखी है। ये याद करना ज्यादा आसान है, क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जब आप वेवलेंथ निकालोगे तो इस आर एच को इन्वर्स करना ही है। तो आप ज्यादा अच्छा है कि आर एच के बजाय 1/RH की वैल्यू निकालो। हम्म। ठीक है, नियर बाई 109700 ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रिडबर्ग सोचो, कांस्टेंट की वैल्यू भी कोई ऐसे नहीं है बहुत बड़ी 109, एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं है, बट नियर बाई वैल्यू आप ये याद रख सकते हो। यानी रिडबर्ग को कोई आइडिया नहीं था कि N1 N2 ऐसे जंप कर रहा है, बस उसे तो एक फॉर्मूला डिराइव किया और उसने ये कहा कि अगर यहां पर N1 और N2, जहां N2 और N1 की वैल्यू इंटीग्रल होनी चाहिए और N2 हमेशा N1 से ज्यादा होना चाहिए। अब अगर हम इसको बोहर मॉडल से कंपेयर करें तो वही N1 N2 एनर्जी लेवल्स बोल सकते हो और उसको पुट करके यहां से आप वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हो। बेटा अब इसको ऐसे सोचो, ये N1 N2 एनर्जी लेवल्स है, लोअर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल। जो ये N1 N2 यहां है ना, वही है, राइट? तो यूं कह तो अब हमारे पास वेवलेंथ फाइंड आउट करने के दो फॉर्मूले हो गए। एक फोटोन की वेवलेंथ फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला तो ये है, और दूसरा फॉर्मूला यहां से निकाल सकते हो। दोनों से आंसर निकाले जा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, दोनों से आंसर जो है ना और नियर बाई सेम आएंगे, क्योंकि यहां बहुत सारी कैलकुलेशन है, कुछ ना कुछ अप्रोक्सीमेशन किया है। जैसे यहां पर भी हम आर एच की कोई एग्जैक्ट वैल्यू यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए आंसर में थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है। क्योंकि वैसे ही वेवलेंथ के आंसर ऐसे आते हैं 5000 एंगस्ट्रॉम, तो 5000 के बजाय 5002 हो जाए, 5010 हो जाए, तो उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज नॉन एज रिडबर्ग इक्वेशन, जहां पर इसे हम कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। दिस इज नॉन एज रिडबर्ग कांस्टेंट। इवन अगर वेवलेंथ निकालनी है तो मुझे लगता है इसमें कैलकुलेशन कम है। अगर आपको किसी फोटोन की वेवलेंथ निकालनी है तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो कैलकुलेशन होती है वो कम होती है, यहां पर जो कैलकुलेशन है वो और ज्यादा है। तो अगर कभी भी कोई आपसे कहे कि इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में जंप कर रहा है तो पॉसिबल हो तो ये इक्वेशन यूज करो। लेकिन इवन क्वेश्चन में कुछ इंडिकेशन भी होता है कि रिडबर्ग इक्वेशन यूज करनी है या ये यूज करना है। इंडिकेशन क्या होता है? अगर क्वेश्चन में रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है तो आप रिडबर्ग इक्वेशन ही यूज करो। क्वेश्चन में कुछ 13.6 से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से रिलेटेड डेटा दे रखा है तो आप ये वाली इक्वेशन यूज करो। ठीक है, तो अब वेवलेंथ और ये सारी चीजें हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एक दो क्वेश्चन आपको दे देता हूं, जस्ट एक क्वेश्चन यहां पर मैं दे रहा हूं। एक इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, फाइंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन emitted when an electron jumps from 2 to 1 और इंफिनिटी टू 1। इंफिनिटी टू 1 मतलब N2 की वैल्यू इन्फानाइट हो गई, N1 की वैल्यू 1। जल्दी से कैलकुलेट करो, एंगस्ट्रॉम में कैलकुलेट करना है।
आर एच की वैल्यू ये यूज करोगे। जल्दी से सॉल्व करो इसको। आश्रित बेटा, आप पूछ रहे हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? हाँ बेटा, जब जागो तभी सवेरा, ये बोला जाता है लेकिन होता नहीं है आश्रित। ये नहीं होता है, ध्यान रखना। बेवकूफ बनाया जा रहा है। सही टाइम पर नहीं जगोगे तो सवेरा तो हो चुका होता है, गया हो तो। हाँ, बहुत बढ़िया। अभिषेक, आयुष, बिल्कुल सही। 1216 करेक्ट। आयुष का कहना है कि सर आज स्कूल में मोल कॉन्सेप्ट का टेस्ट हुआ था। आयुष का कमेंट चला गया। बहुत बढ़िया, सही है। दीपिका सही है, शुभम सही है, नक्षत्रा सही है, आयुष सही है, रजत सही है। और आयुष का कुछ कहना था 50 में से 49 मार्क्स आए हैं ना। मजा आया टेस्ट देके? बिल्कुल बढ़िया जी, बिल्कुल बढ़िया। तो इस पार्ट का आंसर आएगा 1216 और इसका आएगा 912। कुछ नहीं करना, ये वैल्यूज पुट कर दो यहां। तो 1/λ 1/912 एंगस्ट्रॉम, जेड की वैल्यू 1, हाइड्रोजन एटम है। 1/1 - 1/4, तो ये 3/4 उल्टा करोगे तो 912 इक्वल्स टू 4/3, 1216। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट के लिए 1/λ इक्वल्स टू 1/912 एंगस्ट्रॉम, 1/1 - 1/infinity, तो ये हो गया 0। तो लेमडा इक्वल्स टू 912 एंगस्ट्रॉम। राइट, तो इस तरह से हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। यहां से कैलकुलेशन थोड़ी कम होती, तो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। अगर वेवलेंथ निकालनी तो रिडबर्ग इक्वेशन यूज करो, अदरवाइज इससे भी किया जा सकता है। बोहर मॉडल से आंसर लगभग सेम आते हैं। फाइनली, अब और आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें यह पता चल गया कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन किसी हायर से लोअर में जाता है तो वो फोटोन एमिट करता है, उसकी वेवलेंथ हम निकाल सकते हैं। और क्यों स्पेक्ट्रम मिलता है, अब आप यहां से अच्छी तरह से समझ सकते हो कि हमें स्पेक्ट्रम क्यों मिलता है। किसी एलिमेंट का स्पेक्ट्रम कैसे आता है? जब आप उसको हीट अप करते हो, मतलब पहले आप एनर्जी देते हो, तो उसके अंदर जो एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लोअर लेवल से हायर लेवल में चले जाते हैं। और जब वो वापस हायर लेवल से लोअर लेवल में आते हैं तो उन्हीं फोटॉन्स को एमिट करते हैं वापस। जब उन फोटॉन्स को एमिट करते हैं, उसको हम प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं, तो हमें क्या मिलती है? स्पेक्ट्रल लाइंस। अब कोई भी एलिमेंट जो फोटोन एमिट कर रहा है, वो कौन सी एनर्जी का फोटोन एमिट करेगा, ये डिपेंड करेगा उसकी उन एनर्जी लेवल की एनर्जी क्या है, उनके डिफरेंस के बराबर फोटोन एमिट करेगा। तो इसीलिए हर एक एलिमेंट का अपना एक यूनिक स्पेक्ट्रम होता है। यूनिक स्पेक्ट्रम मतलब कुछ पर्टिकुलर लाइंस होती है, स्पेक्ट्रल लाइंस होती है। तो इन स्पेक्ट्रल लाइंस को भी कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो यहां पर हेडिंग डाल दीजिए स्पेक्ट्रल लाइंस। क्या मतलब हुआ इन स्पेक्ट्रल लाइंस का, वो अब मैं आप यहां पर आपको समझा रहा हूं। राइट,
ये मान लेते हैं एनर्जी लेवल से n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, 3, 4, 5, 6। अब क्यों फोटोन एमिट होगा? जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर लेवल से लोअर में जंप करेगा तो वो एक फोटोन एमिट करेगा। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी हायर लेवल से फर्स्ट लेवल में जंप कर रहा है, 2 से 1, 2 से 1, या 3 से 1, या फिर 4 से 1, या फिर 5 से 1, या फिर 6 से 1, अगर वो जंप कर रहा है तो इन सभी फोटॉन्स की जो वेवलेंथ होती है ना, इन सभी फोटॉन्स की वेवलेंथ जो होगी वो लगभग बराबर होती है, एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इन सभी को हम कहते हैं लाइमन सीरीज। ये जो लाइंस होती हैं इनको नाम दे दिया गया लाइमन सीरीज रेडिएशंस। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर लेवल से 2 में जंप कर रहा है, 2 से यानी 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, तो इसे बोला जाता है बामर सीरीज। बामर सीरीज इनकी ऐसे ग्रुपिंग कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि इनकी एनर्जी लगभग एक जैसी होती है, इनकी एनर्जी लगभग एक जैसी होती है। देन नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, आफ्टर बामर अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर लेवल से थर्ड में जंप कर रहा है, थर्ड, फोर्थ से 3 में, 5 से 3 में, 6 से 3 में, तो इसे बोला जाता है पास्चन सीरीज। लाइमन, बामर, पास्चन, देन और आगे बढ़े ब्रैकेट, और आगे बढ़े यहां पर कौन सा कलर लिया जाए? ऑरेंज। तो इसे बोला जाता है फंड, पी फंड, पी यहां साइलेंट है। और उससे ऊपर भी और अगर हम बात करें तो हम्फ्री आता है, बट इतना ज्यादा याद करने की ऐसी कोई जरूरत है नहीं। हम्फ्री, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री। इन लाइंस का कैटेगराइजेशन कर दिया, यानी आप ये कह सकते हो कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी हायर से 1 में आ रहा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रम में जो आपको लाइन दिखेगी उसे आप कह दो ये लाइमन सीरीज का रेडिएशन है। यानी जैसे ही मैंने बोल दिया ये लाइमन सीरीज का रेडिएशन है, मतलब इलेक्ट्रॉन किसी हायर से 1 में आ रहा है। बामर बोलते ही हायर से 2 में आ रहा है, पास्चन बोलते ही हायर से 3 में आ रहा है। इस तरह से आप इसको वर्ड को यूज कर सकते, राइट। अब बहुत सारी टर्मिनोलॉजी यहां पर और यूज होती है, वो मैं आपको बता रहा हूं। हर एक सीरीज में आप कह सकते हो एक फर्स्ट लाइन होगी, सेकंड लाइन होगी। ये लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन है, ये लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, यानी फर्स्ट लाइन मतलब 2 से 1, सेकंड लाइन 3 से 1, थर्ड लाइन 4 से 1, और ये जो लास्ट लाइन होती है दैट इज इंफिनिटी टू 1, यानी एटम के बाहर से 1 में आ रहा है, दैट इज लास्ट लाइन, दैट इज लास्ट लाइन। यानी फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। उसी तरह से बामर की भी होगी, लेकिन बामर की फर्स्ट लाइन क्या होगी? 3 से 2। सेकंड लाइन क्या होगी? 4 से 2। पास्चन की फर्स्ट लाइन क्या होगी? 4 से 3। तो हर एक सीरीज की फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, इस तरह से आप कह सकते हो। देन समझ में आई मेरी बात? क्वेश्चन अभी इसी तरह से बनेंगे कि लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ निकालो, जो अभी हम कर चुके हैं। लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन मतलब इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में जंप कर रहा है, उसकी वेवलेंथ निकालो 1216, जो भी आंसर निकाला है। यानी ये जो फोटोन एमिट हो रहा है, इस लाइन की वेवलेंथ का मतलब क्या हुआ? ये लाइन अगर आपको स्पेक्ट्रम में दिखेगी मतलब एक पर्टिकुलर फोटोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस पर्टिकुलर फोटोन की वेवलेंथ क्या होगी? 1216। तो हर एक लाइन मतलब एक फोटोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उस फोटोन की हम क्या निकाल रहे हैं? फर्स्ट लाइन। तो हर एक सीरीज में फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन ऐसे होगी। फर्दर और भी वर्ड्स यूज होते हैं। यहां पर अगर हम देखें तो एनर्जी
का डिफरेंस जो है, जैसे जैसे एनर्जी लेवल का डिफरेंस बढ़ेगा एनर्जी का डिफरेंस भी बढ़ेगा। जैसे 2 से 1 एनर्जी का डिफरेंस कम, 3 से 1 और ज्यादा, 4 से 1 और ज्यादा, 5 से 1 और ज्यादा। 5 से 1 की बात करूं तो इस लाइन की एनर्जी सबसे कम होगी, इस सीरीज में ही बात कर रहा हूं, इससे नहीं कंपेयर कर रहा हूं। लाइमन सीरीज में सबसे कम एनर्जी किस फोटोन की होगी? 2 से 1, उससे ज्यादा 3 से 1, उससे ज्यादा 4 से 1। तो ये जो फर्स्ट लाइन होती है इसे हम और क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ मिनिमम एनर्जी। सेकंड लाइन को लाइन उस यानी सेकंड मिनिमम एनर्जी ऐसे बोल सकते हो। लाइन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी किसे बोलोगे? इन्फिनिटी से 1। तो ये मिनिमम एनर्जी, ये मैक्सिमम एनर्जी। फर्स्ट लाइन मिनिमम एनर्जी, लास्ट लाइन मैक्सिमम एनर्जी। एनर्जी मिनिमम तो फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम, यानी इसको लाइन ऑफ मिनिमम एनर्जी, इसको लाइन ऑफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी, लाइन ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। हाँ, लेकिन वेवलेंथ उसकी अपोजिट होती है, तो जिसकी एनर्जी कम उसकी वेवलेंथ ज्यादा, तो ये इसको हम बोलते हैं 2 से 1 लाइन ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ, लाइन ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ। यानी यहां पर एक काम करते हैं, क्योंकि कह सकते हो सर बहुत सारी बातें बता दी सर, भूल गए, तो एक काम करते हैं, लाइमन सीरीज फर्स्ट लाइन, इसको क्या क्या बोला जा सकता है पता है? या यूं लिख दो, 2 से 1, 2 से 1, इसे क्या बोलूंगा? फर्स्ट लाइन। और क्या बोल सकता हूं? लाइन ऑफ मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी। और क्या बोल सकता हूं? लाइन ऑफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी, लाइन ऑफ मैक्सिमम मैक्सिमम वेवलेंथ। राइट। इसके अलावा भी और टर्मिनोलॉजीज है। और टर्मिनोलॉजी क्या है? हर एक सीरीज की पहली 3 लाइन को पता है क्या बोला जाता है? अल्फा बीटा गामा। हर एक सीरीज में अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, पहली 3 की बात करेंगे। तो इसको मैं और क्या बोल सकता हूं? अल्फा लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। ये लाइमन सीरीज की अल्फा लाइन है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। यानी क्वेश्चन ऐसे आएंगे, लाइमन सीरीज की अल्फा लाइन की वेवलेंथ निकालो। अल्फा लाइन मतलब 2 से 1, बीटा मतलब 3 से 1, गामा मतलब 4 से 1। ये सब हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ये टर्मिनोलॉजी है, और जो टर्मिनोलॉजी यहां यूज होगी वही यहां यूज होगी। ये फर्स्ट लाइन, इवन यहां पर इंफिनिटी से 1, इंफिनिटी से 1, इसके लिए वर्ड क्या यूज करोगे? लास्ट लाइन। इसके लिए टर्मिनोलॉजी क्या होगी? लास्ट लाइन। और क्या क्या लिख सकते हो इसके लिए? लास्ट लाइन। ये सब उल्टे हो जाएंगे। लाइन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी, यानी मिनिमम वेवलेंथ। सारी टर्म्स मैं नहीं लिख रहा हूं। कोई पूछ रहा मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो मैक्सिमम वेवलेंथ कैसे आया? वाह बेटा वाह, क्या बताऊं अब अभिनव, फॉर्मूले तो पता ही नहीं है हमें। HC/λ H न्यू है, वेवलेंथ बढ़ती तो फ्रीक्वेंसी कम होती, वो पता ही नहीं। अब यहां पर साथ साथ में एक लाइमन सीरीज के लिए आप ये कह सकते हो, एक लाइमन सीरीज की अगर हम बात करें तो N1 की वैल्यू तो फिक्स हो गई 1, N2 की वैल्यू 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। अब आपको क्या करना है? एक लाइमन सीरीज के लिए फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन की वेवलेंथ निकालनी है। फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन की, फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन की वेवलेंथ निकालिए जल्दी से।
लिखा कैसे, क्या क्या मतलब हुआ? जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम, यही बोल रहा हूं फॉर्मूले से। दोनों आंसर। बिल्कुल बढ़िया जी, बिल्कुल बढ़िया। आयुष, अभिषेक, जीरो तो नहीं होगी बेटा, गलत लिख रहे हो। ये अभी जस्ट क्वेश्चन किया है हमने। फर्स्ट लाइन लास्ट लाइन, फर्स्ट लाइन यानी 1216 एंगस्ट्रोम, लास्ट लाइन 912 एंगस्ट्रोम। बाकी जितनी भी वेवलेंथ होगी उन सब की वेवलेंथ इसी के बीच में होगी, यानी फर्स्ट और लास्ट लाइन की वेवलेंथ ये है, तो सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, उन सब की वेवलेंथ इसी रेंज में होगी। दैट इज लाइमन सीरीज। अब आपको क्या करना है? सेकंड बामर सीरीज, बामर सीरीज। अब बामर सीरीज में n1 तो फिक्स हो गया, 2, तो n2 की वैल्यू 3 4 5 ऐसे कुछ हो सकती है, राइट? इसमें भी सारी टर्मिनोलॉजी यूज होगी, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, ये सारी टर्मिनोलॉजी यहां पर भी यूज होगी। यानी 3 से 2 को हम क्या बोल सकते हैं? 3 से 2 का जंप हो रहा है, तो इसे फर्स्ट लाइन या लाइन ऑफ मिनिमम एनर्जी या लाइन ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ। यहां पर भी आपको फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन की वेवलेंथ निकालनी है। यहां पर भी इवन, यहां पर थोड़ी ज्यादा कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ी ज्यादा कैलकुलेशन करनी है। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन क्यों करेंगे उसका भी लॉजिक बताऊंगा। थर्ड लाइन, फर्स्ट सेकंड, थोड़ा कैलकुलेशन देखो करके बताओ। फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन और लास्ट लाइन। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और लास्ट लाइन, जल्दी से कैलकुलेशन करो। ये सब हाइड्रोजन एटम के लिए काउंट हो रहा है बेटा, सब हाइड्रोजन के लिए। फर्स्ट लाइन का आंसर भी आ गया मेरे पास, बिल्कुल सही है, 6466। सब निकालनी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और लास्ट। नियर बाई वैल्यूज निकाल सकते हो। ये गलत लिखा हुआ है, 6566। रिडबर्ग इक्वेशन यूज करना। हाँ, 6566। बिल्कुल सही, 4864। थर्ड किसे? यश ने निकाला 4342, सही है क्या? 4342 लिख दूं? अजीत का भी यही है, तो चलो सही बात है।
3972 और लास्ट लाइन 3648। देखिए इसकी अपनी अलग ही रेंज है, इसकी 912 से 1216। इन सभी रेडिएशन की वेवलेंथ जो है, बामर सीरीज का कोई सा भी रेडिएशन ले लो, उसकी वेवलेंथ लाइमन सीरीज से ज्यादा है। वेवलेंथ ज्यादा यानी एनर्जी कम। अब यहां पर क्यों मैंने ये सारे डेटा आपसे निकलवाए, कुछ ये सारे डेटा क्यों निकलवाए आपसे, वो इसलिए निकलवाए कि जो विजिबल लाइट की रेंज होती 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7500 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ये विजिबल की रेंज होती है। तो यहां पर अगर हम देखें तो बामर सीरीज के ये जो पहले चार रेडिएशंस है, ये विजिबल की रेंज में लाई कर रहे हैं। ये विजिबल की रेंज यानी आप कह सकते हो इससे आप देख सकते हो या ये आपको दिखेंगे, ये बोल सकते हो, आप इन्हें देख सकते हो या ये आपको दिखेंगे। जबकि लाइमन सीरीज के रेडिएशंस विजिबल से की रेंज में नहीं है, उनकी वेवलेंथ कम यानी उनकी एनर्जी ज्यादा। तो हम ये कहते हैं लाइमन सीरीज के जो रेडिएशंस होते हैं एनर्जी ज्यादा है, विजिबल से ज्यादा है, मतलब ये यूवी रेंज में आते हैं। तो लाइमन सीरीज रेडिएशन लाइज इन यूवी रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम, यूवी रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जबकि बामर सीरीज के लिए हम कहते हैं कि इसके जो रेडिएशंस हैं, ये सब हाइड्रोजन एटम के लिए कैलकुलेट हो रहा है, ध्यान रखना, हाइड्रोजन एटम के लिए लाइज इन यूवी रे फॉर हाइड्रोजन एटम, ध्यान रखना। तो बामर सीरीज के सारे रेडिएशंस विजिबल में नहीं आएंगे, केवल कितने आएंगे, चार। यानी फर्स्ट फोर बामर सीरीज रेडिएशन, बामर सीरीज रेडिएशन for hydrogen atom lies in visible range of spectrum, वो विजिबल रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम में लाई करते हैं। बहुत जगह गलत लिखा हुआ है, बहुत जगह ये बोल देते हैं कि बामर सीरीज के रेडिएशन विजिबल में लाई कर रहे हैं। सारे विजिबल में लाई नहीं करते, केवल चार ही करते हैं, पहली चार, सारे नहीं करते हैं। उसका प्रूफ यह है क्योंकि इसकी वेवलेंथ 3972 के आसपास आ गई, राइट। तो इसलिए ये लाई नहीं करता है। फाइन। नाउ ये वैल्यूज ऑब्वियसली सारी याद नहीं कर सकते, बट हाँ इतना याद रखना है फर्स्ट फोर। बट उसके बाद बामर के बाद अगर आप जाते हो पास्चन की बात करें, थर्ड वन पास्चन, इसकी एनर्जी और कम हो गई तो वेवलेंथ बढ़ जाती है। तो पास्चन सीरीज की अगर हम बात करें तो यहां पर एन वन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3। N2 की वैल्यू 4, 5, 6। देखो ये जितना करोगे उतना ही फायदा मिलेगा, पेन जितना चलेगा उतना ही फायदा मिलेगा, पेन नहीं चलाओगे चीजें और मुश्किल होती जाएगी। यहां पर भी फर्स्ट और लास्ट लाइन की वेवलेंथ निकालो, यहां पर भी फर्स्ट और लास्ट लाइन की वेवलेंथ निकालो। एमिशन स्पेक्ट्रम ही है भाई। आंसर निकालिए, फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन। 8208,
8208 और 18761, ये पता है किस में लाई करते हैं? इंफ्रारेड। ये पूरी इंफ्रारेड की ही रेंज है, और इसके बाद वाले भी फिर इंफ्रारेड और उसी में ही रहते हैं। तो इवन एक हल्का सा आइडिया होना चाहिए। लाइमन सीरीज यूवी में राई करती है, बामर के कुछ विजिबल में है, बाकी बामर के भी कह सकते हो यूवी में चले जाएंगे। पास्चन की अगर मैं बात करूं तो इंफ्रारेड में, उसके बाद ज्यादा कोई मतलब नहीं है, बट इंफ्रारेड की रेंज बहुत ज्यादा होती है। तो ये हल्का सा हमें आइडिया होना चाहिए कि कौन किस में लाई कर रहा है। अब इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, रिडबर्ग इक्वेशन भर भर के क्वेश्चन है। लाइमन सीरीज की थर्ड लाइन की वेवलेंथ निकाल लो, लाइमन सीरीज की फिफ्थ लाइन की वेवलेंथ निकाल लो। फर्दर ये आता है कि इलेक्ट्रॉन फिफ्थ लेवल में है, बताओ अगर वो जंप करेगा तो वेवलेंथ निकालो। अब फिफ्थ से फोर्थ में भी आ सकता है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन वेवलेंथ से रिलेटेड होंगे। तो अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं इसी से रिलेटेड, वेवलेंथ से रिलेटेड। तो अब ये क्वेश्चंस आपको करने, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, सारे इसी तरह से हैं। प्रैक्टिस करोगे कैलकुलेशन अपने आप कम होती जाएगी। प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन आसान लगने लगेंगे, नहीं करोगे तो वही मुश्किल होती जाएगी। तो O1 में क्वेश्चन नंबर आई थिंक 12 से लेके 27 तक, और थोड़ा इसी को और देते हैं, रुको। 29 तक कर लो। और S1 की अगर मैं बात करूं तो चलो इधर ज्यादा नहीं देता हूं, 17 से लेके, या एक काम करो अभी O1 में ही दे रहा हूं, बस यही होमवर्क है, ठीक है। 12 से लेके 29 तक यही होमवर्क है नेक्स्ट क्लास के लिए। लोअर से हायर गया तो उसी वेवलेंथ वाला फोटोन वो एब्जॉर्ब करेगा, फिर उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आ सकता है। आपको तो वेवलेंथ निकालनी ना है, क्या टेंशन है। हायर से लोअर में एमिट हो जाएगा, लोअर से हायर में एब्जॉर्ब होगा, वेवलेंथ निकालनी है। श्रेया करो, सब आ जाएगा, सब आ जाएगा, डोंट वरी। चलिए बाय बाय।